स्वागत है आप सभी का जीएस मैग्नेट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों, बिहार पुलिस परीक्षा को टारगेट करते हुए लगातार हम लोग बिहार पुलिस परीक्षा के सिलेबस पे आधारित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और एक दिन में हम लोगों का 2 सेशन चलता है। आप सभी जानते होंगे, जो भी स्टूडेंट रेगुलर इस सेशन के साथ जुड़े होंगे, इस चैनल के साथ जुड़े होंगे। और देखिए, एक जो सेट चल रहा है, जो न्यू बुक ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी माननीय रोशनानंद सर का आया है, उस बुक से भी हम लोगों ने एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया है। और एक जो सेट चल रहा है आपका, जो डेली बेसिस पे चलता है जीके और जीएस का, जिससे 1 अक्टूबर के दिन भी आपके इसी क्लास से प्रश्न आया था, आगे भी इसी क्लास से ही प्रश्न आएगा। तो आज के इस सेशन में हम लोग यानी कि 90 प्लस महत्वपूर्ण जो जीके और जीएस के प्रश्न हैं आपके बिहार पुलिस परीक्षा के सिलेबस पे आधारित, उन सभी प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप सभी लोग अपना कीमती समय निकाल करके इस सेशन के साथ जुड़िए। और आप सभी जानते हैं कि इस सेशन को लाने से पहले पीडीएफ जो था इस प्रैक्टिस सेट का मैं टेलीग्राम पर डाल दिया हूँ 1.5 घंटा पहले, जिससे आप सभी प्रश्न को बना लीजिए और इस क्लास के माध्यम से अपना आंसर मिला लीजिए। आपका कितना स्कोर पर सेट हो पा रहा है, यानी कि प्रत्येक सेट में आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। और देखिए, आज आपको ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी माननीय रोशनानंद सर के न्यू बुक से प्रैक्टिस सेट नंबर 2 नहीं मिला होगा, क्योंकि मेरा तबीयत अभी थोड़ा ख़राब चल रहा है। ठीक है, बहुत जल्द ठीक हो ही जाएंगे। ठीक है, और आपको बहुत जल्द टेस्ट 2 के सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग आज के सेशन के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। प्रश्न पे आने से पहले अगर आप में से कोई इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो बिहार पुलिस से संबंधित इस चैनल पर लाया जाए तो यूट्यूब के द्वारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे प्राप्त हो और आप आसानी से उस वीडियो को देख सके। देखिए, सेशन का पहला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न को सॉल्व कीजिए। लाइकेन किन दो के बीच का संबंध है? देखिए, संबंध आपसे पूछा गया है और देखिए इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन भी आपको दिया गया है। और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, जो लोग भी बता रहे हैं बिल्कुल आपका सही जवाब है। ठीक है, लाइकेन का जो संबंध है, ध्यान रखिएगा, शैवाल और कवक से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पहले नंबर प्रश्न का सही जवाब, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर प्रश्न है आपके सामने। शैवाल पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम के निम्नलिखित में से किस स्तर में आते हैं? बताइए, शैवाल किस में आते हैं? तो ध्यान रखिएगा, इजी प्रश्न है, सभी लोग इस प्रश्न का जवाब बता सकते हैं। और देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्पादक। आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और आप लोग ध्यान रखिएगा, इस पारिस्थितिकी जो तंत्र में एक उत्पादक होते हैं और एक क्या होते हैं, उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, तो देखिए 2 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, उत्पादक। आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर प्रश्न है आपका। आंख संबंधी कई बीमारियां मुख्य रूप से किसकी कमी के कारण होती है? मतलब आंखों में जो बीमारी उत्पन्न होता है मुख्य रूप से पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा मुख्य रूप से ऑप्शन नंबर सी। जो लोग भी 3 नंबर प्रश्न का सही बता रहे हैं, विटामिन 1 यानी कि विटामिन ए, बिल्कुल आपका सही जवाब है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विटामिन ए का रासायनिक नाम आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है आपसे, क्या हो जाएगा? तो रेटिनॉल होता है। ठीक है, रेटिनॉल होता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और यह विटामिन ए जो है वसा में घुलनशील है। किसमें है? वसा में घुलनशील है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, और ध्यान रखिएगा, इसी विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो रतौंधी होता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसके साथ साथ जीरोपथेल्मिया आपसे प्रश्न पूछा जाता है, किस विटामिन के कमी से होता है? तो आंख संबंधित रोग है और विटामिन ए की कमी से होता है। यही अगर बात किया जाए विटामिन डी का, तो बच्चों में कौन सा रोग होता है? रिकेटस होता है, रिकेटस आप लोग ध्यान रखिएगा। और विटामिन जो आपका सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, एस्कॉर्बिक रोग होता है। ठीक है, एस्कॉर्बिक रोग होता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है 4 नंबर आपका। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिनो के लिए उचित अम्लीय माध्यम पीएच डैश तैयार करता है। आप सभी को बताना है कि जो डैश टेस्ट दिया गया है यहाँ पर कितना मान भरा जाएगा, मतलब सही उत्तर क्या निकल करके आएगा। तो ध्यान रखिएगा, 4 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1.8। आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। और ध्यान रखिएगा,
इस पीएच स्केल की खोज अगर आपसे पूछ ले तो 1909 ईस्वी में सोरेनसन ने किया था। किसने किया था? सोरेनसन, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 4 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर, कौन सा रासायनिक यौगिक अनिवार्यतः सभी विषाणुओं में पाया जाता है? सभी विषाणुओं में कौन सा रासायनिक यौगिक पाया जाता है, आपसे प्रश्न पूछा गया है। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। इस प्रश्न के लिए सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, प्रोटीन। आप सभी लोग जानते हैं कि जो भी विषाणु होते हैं या किससे मिलकर बने होते हैं, तो नाभिकीय अम्ल और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नाभिकीय अम्ल और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए में देखिए प्रोटीन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5 के लिए सही जवाब। ठीक है, अगला प्रश्न है देखिए 6 नंबर, बीटी कल्चर डैश को संदर्भित करता है, यानी कि बीटी कल्चर का संबंध आपसे पूछा गया है। इजी प्रश्न है, बता सकते हैं अंगूर की खेती से। किससे? अंगूर की खेती, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6 के लिए सही जवाब, ध्यान रखिएगा। सेरीकल्चर अगर आपसे पूछ ले तो रेशम कीट पालन, आप लोग ध्यान रखिएगा, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन। ठीक है, यहीं पर अगर आपसे पूछ ले बागवानी से संबंधित, तो ध्यान रखिएगा बागवानी से संबंधित हॉर्टिकल्चर हो जाएगा। ठीक है, और मछली से पूछ ले तो ध्यान रखिएगा पीसी कल्चर। ठीक है, पीसी कल्चर आप लोग ध्यान रखिएगा। मैं चाहूँगा सब्जी के उत्पादन से संबंधित क्या है आप सभी को बताना है कमेंट में। ठीक है, चलिए प्रश्न है 7 नंबर, देख लीजिए, एक उपभोक्ता साम्य अवस्था में कहा जाएगा यदि, यानी कि कथन दिया गया है इसके लिए साम्य अवस्था के लिए। ध्यान रखिएगा, एक उपभोक्ता जो है साम्य अवस्था में तभी कहा जाएगा जब वह आय के एक निश्चित स्तर पर अपनी आवश्यकताओं को क्या करे, यानी कि पूरा करने में सक्षम हो। ठीक है, वही उपभोक्ता का क्या कहलाता है? साम्य अवस्था कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है देखिए 8 नंबर, उप मुख्य संकट जिसे क्या कहा जाता है? सब प्राइम क्राइसिस कहा जाता है। ठीक है, शब्द निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? किस घटना से संबंधित शब्द है उप मुख्य संकट? देखिए प्रश्न थोड़ा सा टफ है और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए आर्थिक मंदी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम के लेवल के प्रश्न है। अगला प्रश्न है 9 नंबर, देख लीजिए, इकोनॉमिक्स से ही है, श्रमिक की उत्पादकता बढ़ाने पर निम्नलिखित में से क्या घटित होता है? देखिए अगर यानी कि किसी भी श्रमिक की उत्पादकता आप बढ़ाइएगा तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी को, प्रतियोगी फर्मों को अधिक पूंजी के प्रयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा 9 के लिए सही जवाब, ध्यान रखिएगा। देखिए आपको क्वेश्चन थोड़ा सा फ्रेश नहीं दिख रहा होगा, क्षमा चाहूँगा, आप थोड़ा सा आज के क्लास में मेंटेन करके चलिएगा। ठीक है, क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैं आप सभी को क्लास दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए 10वां नंबर प्रश्न है, प्रछंद बेरोजगारी का अर्थ है। प्रछंद बेरोजगारी का अर्थ आपसे पूछा गया है। देखिए प्रछंद बेरोजगारी का अगर अर्थ आपसे पूछ लिया जाए तो इससे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रछंद बेरोजगारी को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, छिपी हुई बेरोजगारी, जो कृषि के क्षेत्रों में देखने को मिलता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और 10 के लिए जो सही जवाब होगा क्या होगा, तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी, आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना क्या कहलाता है? तो ध्यान रखिएगा प्रछंद बेरोजगारी कहलाता है। ऑप्शन नंबर यानी कि 10 के लिए डी होगा सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है देखिए 11 नंबर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना यानी कि किस वर्ष हुई? देखिए इसके पहले भी सेट में हम प्रश्न सॉल्व करा चुके हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि अप्रैल 1935 में हुआ था। ठीक है, अप्रैल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होता है। और ध्यान रखिएगा 1 जनवरी 1949 को इस बैंक का क्या हो जाता है? राष्ट्रीयकरण हो जाता है। ठीक है, राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ और स्थापना 1935 में हुआ, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहीं पर अगर पूछ लिया जाए तो इसके प्रथम गवर्नर कौन थे? तो प्रथम गवर्नर आप लोग ध्यान रखिएगा ऑसबर्न स्मिथ थे। ठीक है, आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? ऑसबर्न स्मिथ थे। और प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? मैं चाहूंगा कमेंट में बताइए, विस्तृत रूप से इस प्रश्न को हम पिछले सेट में सॉल्व करवाए हुए हैं। ठीक है, चलिए तो 11 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1935।
अगला प्रश्न है देखिए 12 नंबर, वह कौन सी प्रथम माइक्रो वित्त कंपनी है जो भारत में अगस्त 2015 में एक बैंक के रूप में परिवर्तित हो गई। एक बैंक के रूप में परिवर्तित हो गई, ऐसा प्रश्न हमेशा आपसे पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी बंधन बैंक। बंधन बैंक का अगर आपसे मुख्यालय पूछ ले तो ध्यान रखिएगा कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता में है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है देख लीजिए यहाँ पर 13 नंबर, निम्नलिखित में से चंद्रमा तथा सूर्य दोनों के द्वारा पृथ्वी को एक ही दिशा में आकर्षित करने के परिणाम स्वरूप कौन सा एक ज्वार उत्पन्न होता है। कौन सा एक ज्वार उत्पन्न होता है, देखिए आपके एग्जाम के लेवल के प्रश्न है। अगर आप सॉल्व कर रहे होंगे इस सेट को तो आपको खुद इस सेट के लेवल का पता चलता होगा कि किस लेवल के प्रश्न इस सेट में है। यही लेवल आपके एग्जाम में भी रहेगा और 1 अक्टूबर को भी सेकेंड शिफ्ट में यही लेवल था, फर्स्ट शिफ्ट में थोड़ा सा ईजी था, ठीक है। देखिए 13 के लिए सही जवाब हो जाएगा उच्च ज्वार, ऑप्शन नंबर सी होगा 13 के लिए सही जवाब, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर देख लीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कथन पढ़ करके आपको देखिए यहाँ पर कूट के माध्यम से आंसर बताना है, यानी कि सही कथन बताना है। चलिए हम लोग कथन को पढ़ लेते हैं। पहला कथन है, विकसित देश और विकासशील देश के बीच सुएज नहर एक महत्वपूर्ण कड़ी है, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए जो है कथन बिल्कुल सही है। वही दूसरे कथन को देखिएगा तो यह भूमध्य सागर को सुएज की खाड़ी से जोड़ती है। ध्यान रखिएगा सुएज जो नहर है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, लाल सागर से जोड़ती है, सुएज की खाड़ी से नहीं जोड़ती है। दूसरा कथन क्या है, गलत है। और यहीं पर ध्यान रखिएगा सुएज जो नहर है आपका, सुएज जो नहर है, इस सुएज नहर का निर्माण कार्य कब शुरू किया गया तो ध्यान रखिएगा यानी कि 1858 में किया गया था और पूर्ण रूप से कब तैयार हो गया तो 1869 में यह क्या हुआ, तैयार हो गया, ठीक है। तो दूसरा कथन आपका सही नहीं है, गलत है। तीसरा कथन है यह एक समुद्र तल नहर नहीं है, बिल्कुल यह कथन सही है, यानी कि पहला कथन सही है, तीसरा कथन सही है। जब आपसे देखिए कथन कौन सही है तो ध्यान रखिएगा पहला और दूसरा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर आपका, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला आपसे पूछा गया है। दो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में अल्पस दिया गया है, बी में हिमालय का काराकोरम दिया गया है, और भी ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। ऑप्शन सी में एंडीज दिया गया है, डी में तिब्बत दिया गया है। तो देखिए 15 के लिए सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, एंडीज, ठीक है। एंडीज कहाँ पड़ता है तो ध्यान रखिएगा दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, दक्षिण अमेरिका। और इसकी टोटल लंबाई का अगर बात कर लिया जाए तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग 7242 किलोमीटर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपके 15 के लिए सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न है देखिए यहाँ पर 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है तो देखिए ऑप्शन नंबर सी, जो लोग भी 16 नंबर प्रश्न के लिए बता रहे हैं, किन्नौर जिला आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। यह हिमाचल प्रदेश का एक जिला है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और इस जिले की जो सीमा है ध्यान रखिएगा तिब्बत से लगता है। किससे लगता है, तिब्बत से लगता है, अर्थात किससे लगता है, चीन से लगता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा 16 के लिए सही जवाब। 17 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है, यानी कि खाड़ी कौन नहीं है आपसे पूछा गया है। देखिए अगर बात किया जाए 17 नंबर प्रश्न का तो सही जवाब अबा यानी कि अकाबा की खाड़ी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा 17 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अकाबा जो खाड़ी है इसकी जो सीमा लगता है यानी कि मिस्र से लगता है, इजराइल आप लोग ध्यान रखिएगा, इजराइल से भी लगता है, ठीक है, जॉर्डन से भी लगता है। किससे लगता है, जॉर्डन से भी लगता है और सऊदी अरब से लगता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहीं पर ध्यान रखिएगा कच्छ की खाड़ी, ठीक है, और क्रेम्बे की जो खाड़ी की सीमा है किससे लगता है, गुजरात से लगता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। गुजरात किस देश में है तो अपने भारत में है, ठीक है। तो 17 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर, भारत के प्रवासी नागरिक की श्रेणी भारत के नागरिकता अधिनियम में संशोधन के द्वारा किस वर्ष में प्रविष्ट की गई। बताइए किस वर्ष में की गई। और यह प्रश्न बिहार मद्य निषेध में पूछा गया है और ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी 2003 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है देख लीजिए 19 नंबर, किस देश में दोहरी नागरिकता यानी कि
पॉलिसी ऑफ डबल सिटीजनशिप का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। बताइए किस देश में दोहरी नागरिकता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में एकल नागरिकता है और एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है और दोहरी नागरिकता पूछा गया है संयुक्त राज्य अमेरिका। आप लोग ध्यान रखिएगा 19 के लिए आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या हो जाएगा 20 नंबर। देखिए बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं। देखिए अर्धगोलाकार संरचना आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए को स्तूप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्तूप आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 21 नंबर देख लीजिए। निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांग के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए ज्ञान के द्वारा। ज्ञान आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर आपका। धर्मत का युद्ध निम्न में से किनके बीच लड़ा गया। धर्मत का युद्ध आपसे पूछा गया है और ध्यान रखिएगा धर्मत का जो युद्ध है 1658 में हुआ था, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और किनके किनके बीच हुआ था यह भी ध्यान रखिएगा, औरंगजेब तथा यानी कि दारा सिकोह के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर सी होगा 22 के लिए सही जवाब, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर। अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई। देखिए अबुल फजल की मृत्यु ध्यान रखिएगा शहजादा सलीम के कहने पर ओरछा के बुंदेला सरकार बिरसिंह देव ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपके 23 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर। सम्राट अकबर के द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी। जरी कलम की उपाधि से प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके प्रश्न का सही जवाब मोहम्मद हुसैन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रश्न है 25 नंबर। एतमा उदौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था। देखिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी नूरजहां। नूरजहां का असली नाम क्या है, तो ध्यान रखिएगा मेहर उल निसा। ठीक है, इन्होंने अपने पिता के मृत्यु के बाद उसी के याद में एतमा उदौला का मकबरा आगरा में, ध्यान रखिएगा, यमुना नदी के तट पर बनवाया था। ठीक है, तो 25 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है देखिए 26 नंबर। इंटरनेट को बनाने वाला कंप्यूटर नेटवर्क टेलीफोन पानी के नीचे की केबलों और डैश के जोड़ा जुड़ा रहता है। देखिए ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, पूछा भी गया है, ध्यान रखिएगा उपग्रहों से जुड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा 26 के लिए सही जवाब। चलिए 27 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए। ताजमहल के पीला होने के लिए निम्न में से कौन जिम्मेदार है। प्रश्न काफ़ी बार बिहार पुलिस बिहार दरोगा में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड आपके प्रश्न का सही जवाब होगा SO2 आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 27 नंबर प्रश्न का सही जवाब, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 28 नंबर। भूकंप मापी तरंगों को डैश उपकरण के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। आप सभी जानते हैं सीस्मोग्राफ कहिए या भूकंप लेखी कहिए। ऑप्शन नंबर ए होगा 28 के लिए सही जवाब। ठीक है, 29 नंबर प्रश्न है। पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण जी का मान डैश है, यानी कि किस पर अधिक है या कहाँ पर कम है, आपसे प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। यानी कि 29 के लिए सही जवाब विषुवत वृत्त की अपेक्षा ध्रुवों पर क्या है, अधिक होता है, यानी कि जी का मान, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और देखिए 29 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा इसका मान कितना होता है, तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा 29 के लिए सही जवाब, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है देखिए यहाँ पर 30 नंबर। किसी विद्युतीय पदार्थ का प्रतिरोधक यानी कि ओम में कितना होगा यदि उसमें से 0.2 धारा प्रवाहित होती है तथा विभवांतर 8 वोल्ट है। देखिए विभवांतर 8 वोल्ट है और धारा जो प्रवाहित हो रहा है 0.2 हो रहा है, तो आप सभी से प्रतिरोधक का मान पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। आप ओम के नियम आप सभी को पता होगा कि V बराबर क्या होता है, तो IR होता है। क्या होता है, IR। विभवांतर कितना दिया गया है, 8 वोल्ट दिया गया है। I का मान पता, यानी कि I का मान भी दे दिया गया है कितना, यहाँ पर 0.2 गुणे प्रतिरोधक का मान कितना हो जाएगा R। जब इसको कटाइएगा तो पॉइंट हटेगा तो इसके नीचे कितना आएगा, 10 आ जाएगा।
और 10 से ही 8 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो 80 बराबर कितना हो जाएगा 2 गुणे कितना आर, तो ये 2 से कटेगा 80, देखिए 40 बार में। तो इस प्रश्न का सही जवाब आर का मान कितना आ जाएगा 40 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा 40 ओम। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 31 नंबर, वातावरण की कौन सी परत ओजोनोस्फीयर भी कहलाती है? बताइए कौन सी परत कहलाती है? तो ध्यान रखिएगा 31 के लिए सही जवाब स्ट्रेटोस्फीयर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 31 के लिए सही जवाब। ठीक है। 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में किया जाता है? बताइए 32 का सही जवाब क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है देखिए 33 नंबर, एयरबस यानी कि A380 नामक विश्व का सबसे बड़ा जहाज किस देश ने बनाया है? बताइए यह जहाज किस देश ने बनाया है? तो ध्यान रखिएगा यह जहाज जो बनाया है ऑप्शन नंबर सी फ्रांस ने बनाया है। किस देश ने बनाया है? फ्रांस ने बनाया है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, जो 853 यात्रियों को एक बार में लेकर के जा सकता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 33 के लिए सही जवाब, ध्यान रखिएगा। 34 नंबर प्रश्न है, सबसे नरम धातु डैश है? देखिए नरम धातु पूछा गया है, ध्यान रखिएगा नरम धातु आपका हो जाएगा यानी कि सोना। सोना आपके 34 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। सोना सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु भी होता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपके प्रश्न का सही जवाब, जबकि चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। ठीक है। चलिए 35 नंबर प्रश्न है, अंग जिनकी संरचना तथा घटक भिन्न होते हैं परंतु सामान्य कार्य करते हैं डैश कहलाते हैं? बताइए किस प्रकार के अंग उसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा समरूप अंग कहा जाता है। समरूप अंग आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। जैसे अब एग्जाम्पल देकर के अगर मैं समझाऊं तो ध्यान रखिएगा, पक्षी, कीट और चमगादड़ के जो पंख दिखने में एवं कार्य करने में क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं, यानी तीनों का प्रयोग उड़ने के लिए ही किया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा 35 के लिए सही जवाब। 36 नंबर प्रश्न है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? आहार नाल का सबसे लंबा भाग ध्यान रखिएगा क्षुद्रांत हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, इसे ही छोटी आंत कहा जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा 36 के लिए सही जवाब। 37 नंबर प्रश्न है, भारतीय संसद को कम से कम डैश मिलना चाहिए? क्या मिलना चाहिए? देखिए ऑप्शन आप लोग सबसे पहले ढूंढिए। देखिए इस प्रश्न का सही जवाब, भारतीय संसद को कम से कम वर्ष में 2 बार मिलना चाहिए। वर्ष में कितना बार मिलना चाहिए? 2 बार। ऑप्शन नंबर बी होगा 37 के लिए सही जवाब, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है देखिए यहाँ पर 38 नंबर, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए? काफ़ी बार प्रश्न कराए हैं, आप सभी को इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट में बताना है। ठीक है। चलिए 39 नंबर प्रश्न है, धोने के सोडे के उपयोग का डैश होता है? यानी कि धोने के सोडे का उपयोग आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न के लिए सही जवाब जो हो जाएगा, जल की अस्थायी कठोरता हटाने के लिए भी होता है और घरों में सफाई के लिए भी होता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 1 और 3, आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा 39 के लिए सही जवाब। अगला प्रश्न है 40 नंबर, समान परमाणु संख्या परंतु असमान द्रव्यमान संख्या वाले तत्व डैश कहलाते हैं? देखिए परमाणु संख्या समान हो और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, समस्थानिक कहलाता है। ठीक है। समस्थानिक कहलाता है, आइसोटोप्स कहलाता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। लेकिन समभारिक के लिए पूछा जाए तो परमाणु द्रव्यमान समान होता है, परमाणु संख्या अलग अलग होता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। 40 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, नेपाल का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? नेपाल का पूछा गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। ऑप्शन नंबर डी को काठमांडू, काठमांडू आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है। और यहीं पर ध्यान रखिएगा काठमांडू जो है नेपाल की राजधानी है। कहाँ है? नेपाल की राजधानी काठमांडू, आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रश्न है 42 नंबर, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में निष्क्रिय गैस कौन सी है?
देखिए निष्क्रिय गैस का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा आर्गन है, कितना प्रतिशत है, तो 0.93% है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 43 नंबर, वायु प्रदूषण से निपटने के लिए निम्नलिखित किस देश ने विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई वायु शोधक 328 फीट ऊंचे टावर का निर्माण किया है? बताइए किस देश ने किया है? तो चीन ने किया है, ऑप्शन नंबर डी को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 44 नंबर, बेगम अख्तर कला के किस क्षेत्र से संबंधित है? बताइए किस क्षेत्र से संबंधित है? ध्यान रखिएगा संगीत से है। संगीत आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न है देखिए 45 नंबर, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, बताइए कौन सा है? देखिए ध्यान रखिएगा पारसनाथ। पारसनाथ आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऊंचाई पूछ ले 1366 मीटर, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है देखिए यहाँ पर, अगला प्रश्न है 46 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए अगर बात किया जाए एटना जो है इटली, एटना आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि इटली सही सुमेलित है। और यही बात किया जाए फ्यूजियामा जापान से संबंधित है, पोपा म्यांमार और क्राकाटोआ मलेशिया से संबंधित नहीं है, इंडोनेशिया से है, ठीक है। ध्यान रखिएगा नहीं पूछा गया है, ऑप्शन नंबर डी आपके 46 के लिए सही जवाब होगा। 47 नंबर प्रश्न है, भारत का कौन सा गवर्नर जनरल ओवेन मेरिडिथ के नाम से कविताएं लिखता था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है काफ़ी ज़्यादा, ध्यान रखिएगा। लॉर्ड लिटन आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है देखिए 48 नंबर, निम्नलिखित में से किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना आप लोग ध्यान रखिएगा 8वीं शताब्दी, कौन? 8वीं शताब्दी में पाल राजवंश के शासक धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यह बिहार के आधुनिक शहर भागलपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? भागलपुर में स्थित है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी 48 के लिए सही जवाब, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका देख लीजिए 49 नंबर, एनडीसी के पदेन सचिव डैश होते हैं, बताइए कौन होते हैं? तो ध्यान रखिएगा प्रधानमंत्री एनडीसी के कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा यानी कि डी नीति आयोग के सचिव, नीति आयोग के सचिव एनडीसी के सचिव होते हैं, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 50 नंबर, सामान्यतः एक विकासशील देश में बेरोजगारी डैश की वजह से होती है, कारण आपसे पूछ लिया गया है, ध्यान रखिएगा उत्पादन के पूरक कारकों की कमी, ऑप्शन नंबर ए होगा 50 के लिए सही जवाब, ठीक है। तो टेस्ट 1 में हम लोगों ने 50 प्रश्नों को सॉल्व किया, अब हम लोग टेस्ट 2 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और टेस्ट 2 के प्रश्न से भी हम लोग यानी कि 42 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और टेस्ट 1 में हम लोगों ने 50 प्रश्नों को सॉल्व किया, ठीक है। तो आइए हम लोग टेस्ट 2 के प्रश्न को अब सॉल्व करते हैं। देखिए टेस्ट 2 का पहला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना का यानी कि विचार किस देश से लिया गया है? बताइए पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है? ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी रूस से लिया गया है, ऑप्शन नंबर डी होगा पहले नंबर प्रश्न का सही। अगला प्रश्न बिहार मद्य निषेध में पूछा भी गया है और ध्यान रखिएगा 2 नंबर प्रश्न, एक प्रकाश वर्ष कितना किमी यानी कि किलोमीटर के बराबर होता है? तो ध्यान रखिएगा प्रकाश वर्ष पूछा गया है 9.46 गुणे 10 के पावर 12 किलोमीटर रहे, अगर 10 के पावर 15 रहे तो मीटर में रहेगा, आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा, लेकिन किलोमीटर में ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा 9.46 गुणे 10 के पावर 12 किलोमीटर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 3 नंबर आपका, पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन हो तो चांद पर उसका वजन कितना हो जाएगा? चांद पर उसका वजन कितना हो जाएगा आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए को 100 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। चौथा प्रश्न है आपका देख लीजिए, राजतरंगिणी का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किसने किया? ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी होगा 4 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब, यानी कि जैनुल आबदीन का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है देखिए यहाँ पर 5 नंबर, दाब की बीमा क्या होती है? दाब की बीमा आपसे पूछा गया है, अगर इकाई पूछ ले तो पास्कल आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। बीमा पूछा गया है, बीमा आपके प्रश्न का सही जवाब एम एल टी के पावर -1 सॉरी एल के पावर -1 टी के पावर -2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 5 के लिए सही जवाब, ठीक है।
6वां नंबर प्रश्न है, राज्य विलय नीति किसके काल में हुआ था? बताइए किसके काल में हुआ था, यानी कि हड़प नीति आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, देखिए 7 नंबर आपका, मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? बताइए कहाँ पर स्थित है? ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 8 नंबर, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? ध्यान रखिएगा, बुध है सूर्य के सबसे नजदीक, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर, ब्लाइट रोग किससे संबंधित है? ब्लाइट रोग किससे संबंधित है? देखिए ब्लाइट रोग का संबंध ध्यान रखिएगा धान से है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न को सॉल्व कीजिए 10 नंबर, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने दिया था, ऑप्शन नंबर सी होगा 10 के लिए सही जवाब, ध्यान रखिएगा। 11 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? सभी लोग इस प्रश्न का जवाब बताइए। तो देखिए राष्ट्रीय एकता दिवस का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा 31 अक्टूबर, और देखिए दिवस से स्पेशल सेशन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, सारे दिवस को मंथ वाइज हम कराए हुए हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी, माननीय रोशनानंद सर के नोट से, वहाँ से आप लोग एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आएगा वहाँ से। ठीक है, 12 नंबर, विटामिन ए के आविष्कारक कौन है? तो ध्यान रखिएगा मैकुलन और डेविस का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 12 के लिए सही जवाब। 13 नंबर प्रश्न है, जल कितने केल्विन पर जमता है? देखिए जमता पूछा गया है, ध्यान रखिएगा केल्विन में पूछा गया है, और 13 का सही जवाब 273 केल्विन आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर, एल्केन का सामान्य सूत्र, एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+ क्या होता है? 2 होता है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ध्यान रखिएगा सही जवाब आपके प्रश्न का हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 15 नंबर, आंध्र प्रदेश का गठन किस वर्ष हुआ? बताइए किस वर्ष हुआ? काफ़ी लोग जानते होंगे, 1953 में हुआ, ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 16 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है? राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है आपसे प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 17 नंबर प्रश्न है, झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष हुआ? ध्यान रखिएगा 15 नवंबर 2000 को हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 17 के लिए सही जवाब होगा। 18 नंबर प्रश्न है, लक्षद्वीप की भाषा क्या है? लक्षद्वीप की भाषा पूछा गया है, ध्यान रखिएगा मलयालम आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न है 19 नंबर, सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए 20 अगस्त को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी 19 के लिए सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। 20 नंबर प्रश्न है आपका, देख लीजिए बंगाल विभाजन किस गवर्नर के द्वारा किया गया? आप सभी जानते हैं कि 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर डी 20 के लिए सही जवाब होगा। 21 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए, पीटमय मृदा किस राज्य में मिलती है? बताइए किस राज्य में मिलती है? तो देखिए केरल में मिलता है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है देख लीजिए यहाँ पर 22 नंबर, विश्व की पहली चालक रहित ट्रेन सिंगापुर में कब शुरू की गई? बताइए सिंगापुर में कब शुरू की गई? देखिए इस प्रश्न का सही जवाब 2003 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर, भारत में बीबी का मकबरा किस राज्य में स्थित है? देखिए बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखिएगा औरंगाबाद महाराष्ट्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है, माल प्रभा परियोजना किस राज्य में है? माल प्रभा परियोजना किस राज्य में है आपसे प्रश्न पूछा गया है, कर्नाटक में स्थित है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपके 24 नंबर प्रश्न का सही जवाब। ठीक, अगला प्रश्न है देखिए 25 नंबर, पहला परखनली शिशु का जन्म कब हुआ था? बताइए कब हुआ था? देखिए इस प्रश्न का सही जवाब 25 जुलाई 1978 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। ठीक है, अगले प्रश्न को सॉल्व कीजिए 26 नंबर, एल्काइन का सामान्य सूत्र पूछा गया है। देखिए एल्केन हम लोग अभी सॉल्व किए हैं और एल्काइन आपसे पूछा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा एल्काइन का सामान्य सूत्र आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी CnH2n-2, CnH2n-2 आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है देखिए यहाँ पर 27 नंबर, विटामिन डी की खोज किसने की थी? डी की खोज आपसे पूछा गया है। डी की खोज का बात करें तो हॉकिंस का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न क्या है 28 नंबर, पुर्तगाली सर्वप्रथम भारत कब आए? आप सभी जानते हैं कि 1498 में भारत तक पहुंचने का नई समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 28 के लिए सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? ध्यान रखिएगा कर्नाटक में है। किस राज्य में है? कर्नाटक आपके प्रश्न का सही जवाब। ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, देखिए ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन नंबर डी 29 के लिए सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को सॉल्व कीजिए 30 नंबर, अंग्रेजों के द्वारा भारत में प्रथम फैक्ट्री 1608 ईस्वी में कहाँ स्थापित की गई? बताइए कहाँ पर स्थापित की गई? ध्यान रखिएगा सूरत में किया गया था। सूरत में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 31 नंबर, यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? यूनिसेफ दिवस के बारे में पूछा गया है, 11 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग ध्यान रखिएगा। 32 नंबर प्रश्न है, द इनसाइडर के लेखक कौन है? बताइए कौन है इसके लेखक? ध्यान रखिएगा पीवी नरसिम्हा राव। ऑप्शन नंबर ए 32 के लिए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 33 नंबर प्रश्न है, क्षमावाणी किस धर्म का त्यौहार है? क्षमावाणी किस धर्म का त्यौहार है या किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म। ऑप्शन नंबर डी होगा 33 के लिए सही जवाब, ध्यान रखिएगा। 34 नंबर प्रश्न है, प्रथम परमवीर चक्र किसे प्रदान किया गया था? बताइए किसे प्रदान किया गया था? ध्यान रखिएगा मेजर सोमनाथ शर्मा को प्रदान किया गया था। ऑप्शन नंबर सी 34 के लिए सही जवाब होगा। ठीक है, 35 नंबर प्रश्न है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? बताइए कहाँ पर है? तो देखिए लंदन में है। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है 36 नंबर, देख लीजिए आप लोग, चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? चीन का राष्ट्रीय खेल आपसे पूछा गया है। चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपके 36 के लिए सही जवाब। ठीक है, चलिए 37 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए आप लोग, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, 37 के लिए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 38 नंबर प्रश्न है, फ्रांसीसी भारत पहली बार कब आए थे? फ्रांसीसी लोग भारत में पहली बार कब आए थे? ध्यान रखिएगा 1664 में आए थे। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, सही जवाब होगा आपके प्रश्न का। देखिए एल्कीन का समान सूत्र, एक एल्केन एक एल्काइन था और एक अल्कीन का पूछा गया है। ध्यान रखिएगा CnH2n हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 39 के लिए सही जवाब। 40 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? मधुमेह दिवस पूछा गया है, 14 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। 41 नंबर प्रश्न है, विटामिन सी की खोज किसने किया? देखिए विटामिन सी की खोज का अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा होलकट ने किया था। किसने किया था? होलकट वैज्ञानिक ने किया था। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा 41 के लिए सही जवाब। और टेस्ट 2 का लास्ट प्रश्न है, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? ध्यान रखिएगा बाबर के समकालीन थे। ठीक है, तो टेस्ट 2 में हम लोगों ने 42 प्रश्न को सॉल्व किया है और टेस्ट 1 में हम लोगों ने 50 प्रश्न का टोटल 92 प्रश्न आपके बिहार पुलिस के सिलेबस पे आधारित मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व किया है। कमेंट में बताइए आपका 42 यानी कि 92 प्रश्न में कितना स्कोर हो पाया है। ठीक है, चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे एग्जाम पे आधारित प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि 1 अक्टूबर के दिन बहुत सारे प्रश्न आपके इसी क्लास के नोट से ही आए थे। आप लोग टेलीग्राम पर जाकर देख भी सकते हैं, वहाँ पे प्रूफ के साथ स्क्रीनशॉट सारे प्रश्न का डाले हुए हैं। सेशन आपको कैसा लगा ये भी हमें कमेंट में बता दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर कीजिएगा और देखिए सेशन को बिन लाइक किए हुए मत छोड़िएगा, क्योंकि एक लाइक बहुत एनर्जी देता है हम लोगों के अंदर और एक सेशन लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।